वेलकम टू judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ द ईयर 2019। ये 2019 2 कहा जाता है इस क्वेश्चन पेपर के सेट को, क्योंकि एक और एग्जाम हुआ था 2019 में जिसे पार्ट 1 कहा गया है एंड दिस इज पार्ट 2। तो चलिए देख लेते हैं, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी इसका सिलेबस आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई है। इस साल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैं वो जो मैंने बताया था आपको, आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलिए देख लेते हैं आज किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। We'll start with the first question. Alibi is governed by, it is option number C, section 11 of the Indian Evidence Act. So alibi has been given under section 11 of Evidence Act. Then let us see another question. Question number 2, communications without prejudice are protected by, this is option number C, section 23 of Indian Evidence Act. तो अगर मैं communications without prejudice की बात कहूँ तो ये इस टाइप के communications होते हैं जो कि एक तरीके से एडमिट कर लेना कोई फैक्ट, और इन केस अगर वो क्या कहते हैं कि एडमिशन के बाद अगर कोई एग्रीमेंट अगर कोई ड्रॉ होती है दोनों पार्टी के बीच में, सो दैट एडमिशन वोंट बी टेकन एज ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 12 रूल 6। जैसे कोई फैक्ट अगर कोई दूसरी पार्टी अगर एडमिट कर लेती है तो उसके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है, बट इट वोंट हैपन अंडर सेक्शन 23 of Evidence Act. Then question number 3, under section 27 of the Evidence Act, it deals with what? It actually option number B, only the portion of the statement which leads to the discovery is admissible. आप लोगों को section 27 पता ही होगा what it actually deals with. It says that कि जो confession दिया गया हो अगर उसमें से कोई फैक्ट अगर डिस्कवर होता हो तो ओनली उस डिस्कवरी तक ही आपका कन्फेशन जो रहेगा वो रेलिवेंट रहेगा। अदरवाइज अगर उसने अगर अपने जुर्म के खिलाफ अगर उसने कोई कन्फेशन किया है, सो दैट वोंट बी एडमिसिबल इन एविडेंस। Then question number 4, a dying declaration to be admissible must be made to this option number D, magistrate, doctor, police officer, all of this. इसका मैं एक रेलिवेंट केस लॉ भी बता देती हूँ। दिस इज लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2002। ये 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी के सामने भी कोई भी इसे रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, डॉक्टर हो या पुलिस ऑफिसर हो। द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट इज रेलिवेंट अंडर दिस इज एन इजी वन, दिस ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। Question number 6, burden of proof is lightened by this option number D, all of these presumptions, admission, estoppel। अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोग को पता होगा कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, लेकिन अगर प्रिजम्पशन रहे, एडमिशन रहे या एस्टॉपल रहे तो इन दोज केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 7, लीगल एडवाइजर, this option number C, can disclose professional communication if made in furtherance of any illegal purpose, and this has been given under section 126 of एविडेंस एक्ट। मान लीजिए अगर कोई लीगल एडवाइजर से, जैसे मान लीजिए अगर कोई केस चल रहा हो, अगर कोई मुजरिम अगर अपने वकील से अगर वो अपने जुर्म की अगर कन्फेशन करता है, सो इन दैट केस वो कन्फेशन तो मान्य नहीं मतलब कि उससे सही माना नहीं जाएगा, एंड दैट लीगल एडवाइजर विल बी बार्ड टू पुट फॉरवर्ड एनी एविडेंस अगेंस्ट दैट कन्फेशन। लेकिन मान लीजिए कि इफ इट इज इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, अगर वो अपने वकील को जाके कहे कि आप ऐसे झूठे मूठे सबूत बनाइए ताकि मैं जो क्राइम के अंडर मतलब कि जिसके ऊपर मैं अक्यूज्ड हूँ उससे मुझे राहत मिल जाए, सो इन दैट केस वो जो कन्फेशन है उसका कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगा। देन question number 8, power of the court to suo motu examine any person at any stage is under this option number C, section 165 of the Indian Evidence Act. Question number 9, under section 116 of Indian Evidence Act, the tenant is stopped from denying the title of the landlord. This option number 8, during the continuance of the tenancy. 116 of Evidence Act आप लोग को पता ही होगा कि during the continuance of the tenancy, tenant is stopped from challenging the title
of the लैंडलॉर्ड इन दी प्रॉपर्टी। तो इन दैट केस 116 में यही चीज कहा गया है, और ये कब तक ये एस्टॉपल रहेगा, जब तक आपका टेनेंसी कंटिन्यूएशन में है। Question number 10. A fact under Section 3 of the Indian Evidence Act means and includes all of this and is given under Section 3 of Evidence Act. Anything capable of being perceived by the senses, state of things capable of being perceived by the senses, relation of things capable of being perceived by the senses. So all of these conditions come under Section 3 of Evidence Act. Then question number 11. An accomplice is a competent witness under this option number D, Section 133 of the Indian Evidence Act. 12. Question of title to an immovable property in a suit under Section 3 of the Specific Relief Act, this option number B irrelevant. तो Section 6 of the Specific Relief Act में ये एक रिलीफ दिया गया है if the person is actually disposed of the property without any reasonable cause. तो उसके लिए ये जो पोजेशन ओनरशिप का जो क्राइटेरिया होता है ये रेलिवेंट नहीं होता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13. एन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, दिस ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्योंकि इन सारे कंडीशन में इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच would not be specifically enforced, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced, to restrain any person from applying to a legislative body. So in all those cases injunction cannot be granted, and this is given under section 41 of Specific Relief Act. 14. Mandatory injunction is governed by this option number B, section 39 of the Specific Relief Act. बाकी भी देख लेते हैं। 38 deals with perpetual injunction, 39 मैंने बता दिया आपको mandatory injunction, 40 is damages in lieu of or in addition to injunction, and 41 injunction when refused. 15. A suit for declaration without seeking consequential relief is barred by option number B, this is section 34 of the Specific Relief Act. तो इसका मतलब है कि जब सूट फॉर डिक्लेरेशन जब डाला जाता है तो उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी मतलब मांगी जाती है, और इन केस इफ द प्लेंटिफ फेल्स टू seek that consequential relief, he cannot seek the remedy after that. Then question number 16. A mandatory injunction is in the nature of option number C, it is in the nature of restitution as well as prohibition. Restitution का मतलब है अगर उस पर्सन को किसी पोजीशन से हटा दिया गया है तो उसे रेस्टिट्यूट किया जाए, और prohibition मतलब complete prohibition, total disestatement. Question number 17. Contract for sale of a Maruti Ciaz car is actually option number A, can be specifically enforced. So what are the contracts which can be specifically enforced is given under section 10 of Specific Relief Act. Question number 18. Contract not specifically enforceable are option number D, section 14 of the Specific Relief Act. इन दो sections को अच्छे से याद रखिएगा। एक तो section 10 हो गया in which contract can be specifically enforced, and 14 deals with the contracts which cannot be specifically enforced. उसके बाद देख लेते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब आपको चूज करना है। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। अब पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, बी ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। तो ये जो कंडीशंस है इट इज गिवन अंडर सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 20। अब आप आ जाते हैं आपके जीके क्वेश्चंस पे, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन कह लीजिए इन्हें, या फिर आप जैसे जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस रहेंगे ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। द महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर under whose reign the instrument of annexation was signed on 26th of October 1947 was option number A, Hari Singh. 21. Which of the following refers to a special fund initiated by the Delhi High Court for the victims of burn related injuries? This is option number B, Asra. 22. According to the Supreme Court number of judges amendment bill 2019, the maximum number of judges of the Supreme Court of India has been increased from 32, option number C, this is 33. 23. In April 2019, Julian Assange was arrested by the London Metropolitan Police from the embassy of option number B, this is Ecuador. The Indian Legal History Museum is located in option number B, Gandhinagar. 25. Which state has recently passed the anti-mob lynching bill? This is option number A, Rajasthan. 26. Which among the following countries recently allowed women
to travel abroad without approval from a male guardian? It is option number C, Saudi Arabia. 27. Donald Trump accused two countries of exploiting the WTO's developing economic stack. Which are the two countries? This is option number B, India and the China. 28. Wing Commander Abhinandan Varthaman was felicitated with which one of these honors? This is option number A, Veer Chakra. 29. Which of the following chief ministers of Delhi initiated the Bhagidari project to provide better public services by promoting civic participation? This is Sheila Dikshit. Option number D. 30. Tobacco companies in the USA exercise the rights listed in this to prevent the display of graphic warning on cigarette packets. Which is the correct option? This is option number A. This is First Amendment. 31. Which of the following was the first woman to hold the office of the Ministry of External Affairs in India? This is option number B, Indira Gandhi. 32. Who was the first woman judge in the Supreme Court of USA? This is option number C, Sandra Day O'Connor. 33. Which of the following has come to be associated with the 2019 Hong Kong pro-democratization protest? This is option number A, bloodied eye patch. 34. The commission that drafted the Indian Penal Code in 1834 was headed by option number B, T.B. Macaulay. 35. The recently deceased Nobel Prize winning author Toni Morrison won the Pulitzer Prize for this fictional work in the year 1988. Identify the work. This is option number C, Beloved. Then we'll move to question number 36, which थोड़ा सा scanning अच्छा नहीं आया है, but I am reading it over to you. You just listen to me carefully. Who was one of the first female judges in the British Empire and the first female judge in an Indian High Court? This is option number C, Anna Chandy. 37. Who is the Indian woman sports person to be recommended a Padma Vibhushan? Recommended किया गया था, लेकिन later on मैरी कॉम को मिला भी था पद्म विभूषण. The US Secretary of State is, लेकिन इसका जो आंसर है ये प्रेजेंट स्टेट में ये करेक्ट आंसर नहीं है, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन इन दी ऑप्शंस. तो आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि हु इज द करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ये सबको मालूम भी होगा इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर डेली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. In 2019, India imposed 200% customs duty on goods imported from which country? This is option number A, Pakistan. और ये तब हुआ था जब पठानकोट का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ये 200% की कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी. The present UN Secretary General is option number Antonio Guterres. India ratified the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change in the year option number C, 2017. Which state first adopted the Panchayati Raj system in 1959? This is option number A, Rajasthan. ये तो चलो easy था. 43. The current Lok Sabha is this is actually the 17th Lok Sabha. 44. The governor enjoys office at the pleasure of the option number C, President. 45. The current chief economic advisor to the government of India is. So this is actually, अब आपको भी इसका करेक्ट जवाब मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे पहले लेकिन अभी वो नहीं है. 46. The total number of schedule in the Indian Constitution are option number C, 12. 47. The total number of high courts in India at present are option number B, 25. 48. In 2019, India won a major dispute against the USA at the WTO. The subject matter dealt with. This is actual option number A, renewable energy programs. 49. The RCEP treaty negotiations concern the subject matter of this is free trade agreement. 50 question. Gangubai Hangal was a well-known exponent of which of the following genres of music? This is option number C, ख्याल. तो अब आप देख लीजिए, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि कितने जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए थे. देयर आर टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस. तो आपको जनरल अवेयरनेस भी सही से देख के जाना है. बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है आप उन पे ज़्यादा फोकस करें. 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि जीके से, जैसे कि क्या कहते हैं जो कि फिक्स नेचर के होते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, उस टाइप के कुछ बहुत ही कम ही शायद पूछे जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अवेयरनेस से ज़्यादा पूछे जाएंगे. तो मेक श्योर कि आप उन सबको देख के जाए. 51.
Parliament's lack of power to alter the basic structure of the constitution was propounded for the first time in this option number B, Keshwananda Bharti versus State of Kerala. ये सब तो आपको पता ही होगा. 52. In which of the following cases a partnership doesn't exist? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से पूछा गया है. और अभी की मैं प्रेजेंट सिलेबस की बात करूं तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे इट विल बी फ्रॉम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. तो अभी सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, तो जो जो सिलेबस आपको बताया गया है आप उन्हीं को ही देख के जाए. और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख के आपको जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट में पूछे जाते हैं. तो इसका जो सही जवाब है दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. लेंडर ऑफ मनी रिसीविंग प्रॉफिट्स, सर्वेंट्स और एजेंट्स रिसीविंग प्रॉफिट्स, विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर रिसीविंग प्रॉफिट्स, सेलर ऑफ गुडविल रिसीविंग प्रॉफिट्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, ए पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज. तो ऐसा कौन सी ड्यूटी है जिसमें से कि पार्टनर अपने आप को मतलब कि उन ड्यूटी से वंचित नहीं रख सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4. अब देख लेते हैं क्या क्या है वो. ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, that is UBD में 5D, duty to carry on business to greatest common advantage, then duty to render true accounts and full information, duty to indemnify for fraud. और ये दिया हुआ है आपके पार्टनरशिप एक्ट 9 and 13 में, सेक्शन 9 and 13 में. 54, नोटिस टू वन पार्टनर ऑपरेट्स एज ए नोटिस टू द होल फर्म. हाउएवर इसका एक्सेप्शन क्या है? पूछा गया है कि जब एक पार्टनर को नोटिस दिया जाता है तो इट एक्चुअली ऑपरेट्स अगेंस्ट ऑल द पार्टनर्स. लेकिन ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जिसमें ये कंडीशन लागू नहीं होगा? दिस ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. द नोटिस मस्ट हैव बीन गिवन टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. नोटिस टू अ पार्टनर हु कमिट्स अ फ्रॉड ऑन द फर्म विल नॉट बी लायबल टू फ्रॉड ऑन द फर्म विल नॉट बी ए नोटिस टू द फर्म. अगर कोई पार्टनर अगर फ्रॉड कमिट करता है, अगर उसे कोई नोटिस दिया जाता है, सो इट वोंट बी अप्लाइड अगेंस्ट all the partners. Question number 55, if a person fails to comply with the terms of a notice for appearance under section 41A of the CRPC or is unwilling to identify himself, the police officer, so in that case a police officer, इसमें आपका जो जवाब दिया गया है वो गलत है. मैं आपको बताती हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नॉट सी, इट इज ए, may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice. इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को जिसके ऊपर मतलब कि एक सस्पिशन है कि he has committed some crime और उसे नोटिस सर्व किया जाता है अंडर सेक्शन 41 CRP से, अगर वो पर्सन in some circumstances if is unwilling to identify himself, so in that case a police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि 1 सेकेंड, हाँ जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि उसे वो अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी अरेस्ट कर सकता है. एंड इट हैज टू बी पास्ड सब्जेक्ट to an order given by the competent court. 56, a memorandum of arrest to be prepared by every police officer while making an arrest shall be, this option number C, attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made and shall be countersigned by the person arrested. जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो ये एक ड्यूटी दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि he has to attest the arrest warrant by at least one witness, और या तो वो जो विटनेस जो रहेगा या तो उस एक्यूज का कोई फैमिली मेंबर रहेगा, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ सच पर्सन इट कैन आल्सो बी अटेस्टेड बाय अ पर्सन ऑफ अ रेस्पेक्टेबल कैरेक्टर इन द लोकेलिटी इन विच द अक्यूज्ड इज स्टेइंग. देन क्वेश्चन नंबर 57, when any offense is committed in the presence of a magistrate within his local jurisdiction, he may,
So he may, in that case, option number C, himself arrest or order any person to arrest the offender. And this is given under section 44 of CRPC. अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अगर उसके सामने अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो उसे पूरी पावर दी गई है कि he can also himself arrest that person or he can make that person arrested by some other person. Then question number 58, if any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than, this is option number B, 30 days from the date of publishing of such proclamation. तो proclamation of offender is given under section 82 of CRPC. अगर मान लीजिए कि अगर कोई accused अगर कोर्ट में अपियर नहीं हो रहा है तो इन दैट केस उसके अगेंस्ट एक प्रोक्लेमेशन इशू होती है बाय द कोर्ट, और उसे एक टाइम दिया जाता है कि विद इन 30 days यू हैव टू अपियर बिफोर द कोर्ट. Then question number 59, compensation can be awarded to the victim of a penal offence under this option number D, section 357 and 357A of the criminal procedure code. तो victim compensation scheme जो है वो section 357A में दिया गया है और compensation जो दिया गया है वो section 357 में दिया गया है. Then question number 16, an order for a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding under section 125 of the CRPC shall be payable, this is option number B, from the date of the application for maintenance of interim maintenance and expenses of proceeding. जब 125 CRPC के अंडर जब कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस, तो क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस किस डेट से दिया जाना चाहिए. तो मेंटेनेंस हैज टू बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस, और अगर इंटरिम मेंटेनेंस है तो इन दैट केस फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरिम मेंटेनेंस. देन क्वेश्चन नंबर 61, an order for alteration in the allowance for the maintenance or interim maintenance can be made by a magistrate under section 127 of the CRPC on proof of a change in the circumstances at the instance of. So 127 CRPC में magistrate को एक discretion दी गई है that it can alter the maintenance given under section 125 CRPC for any change of circumstances. So ये कौन कौन से cases हो सकते हैं? This is option number D, both A and B. Any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance, and any person ordered under section 125 to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance. तो मतलब दो केस में जो मेंटेनेंस जो है वो उसका अमाउंट ऑल्टर हो सकता है, या तो by the application of that person who is paying the maintenance and also by the application of the person who is receiving such maintenance. Then 62, which of the following statement is false in the context of section 155 of the Code of Criminal Procedure regarding investigation of non-cognizable cases? So the correct option is option number B. Any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of the investigation, including the power to arrest without warrant, as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case. So section 155 CRPC deals with non-cognizable non-cognizable offences. So in those cases पुलिस जो एक राइट एक्सरसाइज करती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, वो राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज टू इन्वेस्टिगेट द केस ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर द ऑफेंसेस विच आर अंडर सेक्शन 155 ऑफ CRPC. देन उसके बाद आ जाते हैं 63 में, मैजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 ऑफ द Code of Criminal Procedure of any offence, this option number D, all of this. So एक कंप्लेंट केस होता है सेक्शन 190 CRPC, तो इसमें कहा गया है कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें मैजिस्ट्रेट भी खुद से कॉग्निजेंस ले सकती है. This upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, or upon his own knowledge that such offence has been committed, upon a police report of such facts, upon information received from any person other than a police officer that such offence has been committed. So ऐसे तीन केसेस है जिसमें मजिस्ट्रेट खुद से कॉग्निजेंस ले सकते उस क्राइम में, या तो उस क्राइम की जो इंटीमेशन है it has to be given by the filing of the charge sheet or by a private complaint, or if the magistrate has the knowledge of the offence then also it can take the cognizance.
Then question number 64, in a case an application for bail is filed by the accused who is alleged to have committed an offence under section 376 AB of the Indian Penal Code. In such a case, so section 376 AB deals with what? It deals with rape, and in those cases, rape of a child under 12 years of age. So in those cases, what will happen? Mandatory to give a notice of such bail application before granting bail to the public prosecutor within a period of 15 days from the date of receipt of notice of such application. 2018 की amendment के द्वारा section 439 was amended एंड एक प्रोविजन डाला गया कि जो रेप वाले जो केसेस है, चाहे वो 376 AB हो, चाहे वो 376 के हो, या DADB वाले केसेस जो है, जो रेप के केसेस है, तो इन दोज केसेस अगर कोई बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल करता है, अगर एक्यूज्ड अगर बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल करता है, so it is a mandatory duty of the court to give a notice of the bail application to the public prosecutor within 15 days of the receipt of such application. Then 65, any court may alter or add to any charge. तो ये कहाँ पे दिया गया है? दिस मतलब ये कब हो सकता है? दिस ऑप्शन नंबर डी, एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस. तो 216 में क्या कहते हैं कि आपका जो चार्ज है, मतलब कि कोर्ट जो चार्ज फ्रेम करती है वो ऑल्टर किया जा सकता है, और वो कभी भी कर सकती है. जरूरी नहीं है कि ट्रायल हो गया या तो फिर चल रहा है, कभी भी कर सकती है, बट इट हैज टू बी डन बिफोर द judgment is pronounced. Question number 66, when in any warrant case instituted otherwise than on a police report the accused appears or is brought before a magistrate, the magistrate shall, this option number D, shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. तो ये हो गया वारंट केस की के बारे में. 67, when in a summons case the accused appears or is brought before the magistrate. अगर ये सेम चीज अगर summons केस में हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make it, but it shall not be necessary to frame up formal charge. This is given under section 251 of CRPC which deals with summons case. अगर वारंट केस है तो चार्ज फ्रेम होगी और पूछा जाएगा एक्यूज से कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट. और अगर सम्मन्स केस है तो इसमें कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं होता है. ओनली द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेस हैज टू बी रेड ओवर टू दैट पर्सन एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट. तो ये डिफरेंस होता है वारंट केस में और सम्मन्स केस में. 68, section 293 of the Code of Criminal Procedure regarding reports of government scientific expert applies to, so it applies to option number D, all of these. The director of a central or state forensic science laboratory, the deputy director of a central or state forensic science laboratory, the assistant director of a central or state forensic science laboratory. तो सेक्शन 293 सीआरपीसी में एक तरीके से ये जो रिपोर्ट जो बनाया जाता है डायरेक्टर ऑफ एफएसएल और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एफएसएल, इसमें एक रेलिवेंस जोड़ा गया है. तो ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेकिंग द एविडेंस और फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस. Then question number 69, the authorities under section 297 of the Code of Criminal Procedure before whom affidavits may be sworn to be used before any court under the Code of Criminal Procedure may be sworn or affirmed before. तो section 297 CRPC में एफिडेविट स्वर्न किया जाता है. इसमें कुछ स्पेसिफाइड पर्सन दिए गए हैं जो कि आपका ओथ ले सकते हैं, एंड the affidavits which are sworn before these persons are actually admissible in the court. तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनके सामने affidavit sworn किया जा सकता है? So first is any judge or any judicial executive magistrate, any commissioner of force appointed by a high court or court of session, any notary appointed under the Notaries Act 1952. So the correct option is all of this. 70, the court of session shall ordinarily hold its sitting as per section 99 and section 9 of the CRPC. तो ये एक अच्छा सवाल है. ये पूछा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरीली कहाँ अपना कोर्ट लगा सकती है. सो इसका तो सही ऑप्शन है दिस ऑप्शन नंबर एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, और इफ एनी particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and the witnesses to hold sitting at any other place in the session division. सबसे पहले तो जो सेशन कोर्ट है वो उसी जगह पे अपनी कोर्ट लगा सकती है which has been specified by the high court by its notification, and also it has the discretion to sit
एट एनी प्लेस फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। The amount of compensation which a magistrate can direct the complainant or informant to pay for an accusation without reasonable cause or under section 250 of the CRPC is। तो एक अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 250, और ये उन केसेस में होता है जब पता चले कि जो कंप्लेंट किया गया है अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो झूठा साबित है, वो झूठा साबित होता हो। सो इन दैट केस कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन to direct the complainant to pay a compensation under section 250 of CRPC। तो वो देखते कितना दे सकती है, कितना compensation दिया जा सकता है under those cases। This option number C, as he may determine but not exceeding the amount of fine which he is empowered to impose। मतलब वो ऐसा तो कुछ fixed amount नहीं है, but it shall not exceed the amount by which he is competent to pay। Then question number 72, withdrawal of the complaint in a summons case under section 257 of the Code of Criminal Procedure results in। so in that case अगर summons case अगर 257 के अंडर अगर कंप्लेंट अगर वापस हो जाती है which deals with summons cases, तो उसका आउटकम क्या होगा केस का। दिस ऑप्शन नंबर है acquittal of the accused। तो इन दैट केस अक्यूज जो है वो अक्विट हो जाएगा, वो उस केस से बरी हो जाएगा। 73, any metropolitan magistrate may, if he thinks fit, try in a summary way the following offences under section 260 of the CRPC। This is option number D। तो इसमें कहा गया है कि सेक्शन 260 CRPC विच डील्स विद समरी ट्रायल्स, ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जो कि समरी ट्रायल के अंडर डील किया जा सकता है। दिस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380 और सेक्शन 381 ऑफ द इंडियन पेनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डजंट एक्सीड 2000 रुपीज। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 and 456 of the Indian Penal Code, then receiving or retaining stolen property under section 411 of the Indian Penal Code, but the value of the property doesn't exceed 2000 rupees। So in all those cases the magistrate can try those offences in a summary way। Then question number 74, section 363 of the Code of Criminal Procedure entitles a person accused of an offence to receive a copy of the judgment free of cost when। So section 363 of CRPC के अंतर्गत एक फ्री मतलब कि जजमेंट की कॉपी फ्री में प्रोवाइड की जाती है अक्यूज में, लेकिन वो किस केस में वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ही इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। अगर अक्यूज को आफ्टर द ट्रायल इफ ही सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर उसकी सजा हो जाती है, तो इन दैट केस से कोर्ट के ऊपर ड्यूटी दी गई है कि वो उस जजमेंट की कॉपी अक्यूज को फ्री में प्रोवाइड करे ताकि वो आगे जाके वो अपील कर सके। Then 75, in calculating fractions of terms of punishment, section 57 of the Indian Penal Code prescribes that imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for, this is option number C, 20 years। section 57 में दिया गया है कि जब किसी अक्यूज को जब इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, मतलब कि अगर उसे आजीवन कारावास की अगर उसे सजा हो जाती है तो उसे कितने साल का मिनिमम लेते हैं, तो दिस एक्चुअली 20 ईयर्स, उसे हम 20 ईयर्स मान के चलते हैं। लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि वो अपने सांस के अंत तक वो जेल में ही रहे, लेकिन जनरली जब हम फ्रैक्शन में जब उसे कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे 20 ईयर्स मान के चलते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं छूटने के। उसका शायद उसका जो सेंटेंस है वो मतलब रिमिशन में आ जाए, या तो फिर वो उसके पहले भी उसे माफ भी की जाती है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। 76, the maximum term of imprisonment which can be imposed by the court for the offence under section 304A of the Indian Penal Code is, this option number B, 2 years। so 304A में maximum term of imprisonment क्या है, तो 304A की अगर बात करो so it is actually death caused by negligence, और इसका जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है ये 2 साल का बताया गया है। 77, अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन पेनल कोड वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, then the amount of fine to which the offender is liable is prescribed as, this option number D, unlimited but is directed not to be excessive। अगर सेक्शन 63 कहता है कि अगर ऐसा कोई क्राइम है जिसमें किसी भी तरीके की फाइन को फिक्स नहीं किया गया है टू इट्स अपर लिमिट, तो कितना फाइन कोर्ट
पे कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। सो इन दैट केस कोर्ट की अनलिमिटेड पावर होती है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो अक्यूज्ड उसे पे ही ना कर पाए। देन क्वेश्चन नंबर 78, when an offense, where an offense is punishable with imprisonment as well as fine, the term for which the court can direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed, this is option number A, 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense, and this given under section 65। क्वेश्चन कहने का मतलब है अगर मान लो कि कोई ऑफेंस है एंड इट इज पनिशेबल बोथ विथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, और एक्यूज को कहा गया कि वो मतलब कि जेल में भी जाए, वो सजा भी काटे, उसके साथ साथ फाइन भी पे करे, एंड इन सम अंडर सम सर्कमस्टांसेस इफ द एक्यूज फेल्स टू पे the fine imposed, so in that case the court has the power to fix an imprisonment which shall be 1/4 of the term of the imprisonment of the main offense। तो ये बताया गया है कि अगर वो फाइन अगर पे नहीं कर सके तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेंटेंस दिया गया है उसे, उसका 1/4 और बढ़ा के उसे जेल में रखा जा सकता है। Then question number 79, in which case did the Supreme Court first hold that the right of a victim to file an appeal under the provision to section 373 of the Code of Criminal Procedure is available against orders of acquittal rendered after 31st of December 2009, and that for exercising such right no leave to appeal is required to be sought? This is given in the case of option number D, मल्लिकार्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो 2018 की जजमेंट है। इसमें कहा गया है कि जैसे सेक्शन 373 डील्स विथ अपील इन क्रिमिनल केसेस, विक्टिम को भी राइट है अपील करने का इफ द अक्यूज्ड इज नॉट सेंटेंस्ड। सो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर दो सर्कमस्टांसेस, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को ही पावर होती है अपील में जाने का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि The victim also has the right to go for appeal, और उसके लिए उसे किसी भी तरीके का कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा from the court which has passed the sentence। Then question number 80, in which of the following case did a 5-judge constitution bench of the Supreme Court consider the ambit and scope of section 319 of the Code of Criminal Procedure? So this has been given in option number A, Hardeep Singh versus State of Punjab। Then let us see another question, 81, A instigates B to burn Z's house, B sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. In such case A would be option number B, guilty of abetting burning of the house but not guilty of abetting the theft। I hope you understood the question। इसमें कह रहा है कि अगर A अगर इंस्टिगेट करता है B को टू बर्न जेडएस हाउस, और B वो काम करता है लेकिन आग लगाने के साथ साथ वो वहां से चोरी भी कर लेता है किसी प्रॉपर्टी की, तो A का जो मतलब लायबिलिटी रहेगा वो सिर्फ इंस्टिगेशन तक ही रहेगा। जो उसने जो थेफ्ट जो कमिट किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंसिडेंस, उसके लिए A लायबल नहीं रहेगा। दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 111। Then the ambit 82, the ambit and scope of the offense of sedition under section 124A of the Indian Penal Code was considered by a 5-judge constitution bench of the Supreme Court in the case of, so this is ये sedition का केस है 124, and ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। दिस इज ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 83, A knows that to be behind the bush, B does not know it, A intending to cause and knowing to likely to cause Z's death induces B to fire at the bush, B fires and kills Z। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, B may be guilty of no offense but A has committed the offense of culpable homicide, क्योंकि A ने B को इंस्टिगेट किया कि वो किसी झाड़ी के पीछे से गोली चलाए, उसे चलाया, उसे तो पता नहीं था कि उस झाड़ी के पीछे Z भी है, इसीलिए एक ये जो है उसमें क्या कहते हैं, इसे ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैलिस नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसे कल्पेबल होमिसाइड जरूर कहेंगे। 84, the offense of voyeurism under section 354C of the Indian Penal Code is committed when, so voyeurism is committed when, it is option number D, any man who watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image। सेक्शन 354C ऑफ आईपीसी डील्स विद voyeurism, ये voyeurism का डेफिनेशन है।
आप इसे देख सकते हैं। 85 हर्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 319 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज कॉजिंग ऑफ द फॉलोइंग टू एनी पर्सन। सो क्या होता है हर्ट का मतलब अंडर सेक्शन 319? इट ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडीली पेन, डिजीज, इनफॉर्मिटी, and is given under section 319 of IPC. 86 section 377 of the Indian Penal Code regarding unnatural offences was partially struck down by the Supreme Court in the case of option number A, Navtej Singh Zohar versus Union of India. उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 87, स्टोलन प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 410 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. This is property the possession whereof has been transferred by theft, extortion or robbery, property which has been criminally misappropriated, property in respect of which criminal breach of trust has been committed. तो ये सारे काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ने स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाता है अंडर सेक्शन 410 ऑफ IPC. 88, the offence of cruelty in section 498 of the Indian Penal Code punishes subjecting a woman to cruelty by this. option number A, the husband or relative of the husband of a woman. या तो उसका husband हो और या तो relative of the husband हो. Then 89, section 34 of the Indian Penal Code regarding a criminal act done by several persons in furtherance of the common intention of all is option number B, only a rule of evidence and doesn't create a substantive evidence. तो section 34 जो है वो एक rule of evidence होता है, but it itself doesn't create any offense, unlike section 149 of IPC. Then 90, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the offence of defamation under section 499 of the Indian Penal Code in the case of, this is option number है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 499 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था. 499 डील्स विथ व्हाट? डेफेमेशन. 91, A intending to murder Z by poison purchases poison and mixes the same with food and delivers it to Z's servant to place it on Z's table. A has committed what? A has committed the offense of attempt to murder. Attempt to murder इसलिए क्योंकि the food जिसमें poison mix किया गया, it has only been placed on the table for the Z to have it. अभी तक उसने खाया नहीं. अगर मान लीजिए खाने के बाद अगर उसकी मौत हो जाए, then A will be liable for the punishment of murder. लेकिन अभी जो present circumstances है, इसमें he shall be liable for the offense of attempt to murder. Then 92, the offense of dowry death under section 304B of the Indian Penal Code is committed when the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within. तो इसमें कहा गया है कि डाउरी डेथ को कब माना जाना चाहिए, इसकी एसेंशियल कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. तो 304B की जो एसेंशियल क्राइटेरिया है, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले तो that woman shall be she shall be died within a period of 7 years from the date of her marriage, and it also has to be shown that soon before the death she has been subjected to cruelty by her husband or the relative of the husband. Then 93, section 317 of the Indian Penal Code punishes the offence of exposure and abandonment of a child under 12 years by parent or person having care of it. Section 304 of the Indian Penal Code provides for punishment for the offence of culpable homicide not amounting to murder. अब देखते हैं इसका क्या आंसर है. ऑप्शन नंबर बी, चार्ज्ड विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 317 and 304 of the Indian Penal Code. तो in that case the parent will be liable for both under section 317 and 304. Then 94, A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A is part of a contract made with Z which he has not performed and thereby dishonestly induces Z to pay money. A has committed, in that case A has committed option number D, the offence of cheating under section 415 of the Indian Penal Code. Then question number 95, section 471 of the Indian Penal Code states that whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document or electronic record which he knows or has reason to believe to be a forged document or electronic record shall be punished in the same manner as if he had forged such
डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इम्पोज पनिशमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हैविंग कमिटेड फोर्जरी ऑफ द डॉक्यूमेंट विच ही यूज्ड एज जेन्युइन। 471 ऑफ आईपीसी ये कहती है कि अगर कोई पर्सन किसी डॉक्यूमेंट को जो कि एक फ्रॉड्यूलेंट या एक डिसऑनेस्टली तरीके से उसे ऐसे यूज करती है कि दैट इट इज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, ये जानते हुए भी कि दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट अ जेन्युइन वन, तो इन दैट केस दैट पर्सन वुड बी punished same as he has forged that document. Then question number 96, A, having insured a ship voluntarily causing the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters, A has committed the offence of, so in that case A has committed the offence of mischief under option number D is section 425 of the Indian Penal Code. Then question number 97, which of the following statement is false with respect to the offence of defamation under section 499 of the Indian Penal Code? So इसमें से false कौन सा है? This option number B. It is defamation to express in a good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions or respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further. इसमें कहा गया है कि 499 में कुछ कंडीशंस होती है, उसको सेटिस्फाई करने के बाद ही the offense, the conditions of defamation is established. तो इसमें ऐसा कौन सा नहीं है? तो इसमें ये है ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए डिफेमेशन किया जाए किसी का इन गुड फेथ, तो डिफेमेशन में गुड फेथ कभी नहीं होता है। दिस अ रीजन बाय ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट्स ऑलवेज अ इल मोटिव। Then question number 98, A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after opening the box that there is no jewel in it. A is, so in that case A is option number B, guilty of the offence of attempt to commit theft of the jewels as he has done an act towards the commission of offence, and this is given under where? Under section 511 of IPC, not CRPC. 99, A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has option number B, committed the offence of assault under the Indian Penal Code. So ये दिया गया है section 351 में। और उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी ऑफ अ विल इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 467 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और भी 100 क्वेश्चंस है जिन्हें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी। और हाँ, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में बता दूं, मैंने एक जजमेंट शेयर किया था ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें कि एक्सटेंड किया गया था डेट, लेकिन बाद में जब चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट वाइज टू एक्सटेंड द डेट एट दिस जंक्चर बिकॉज देयर मे बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 27 मार्च को ही हो, इस महीने को ही हो, तो इसलिए ये आप लोगों को सजेशन है कि आप साथ साथ पढ़ते जाइए। वैसे अभी तक वो डिसीजन फाइनल नहीं आया है क्योंकि वो केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है एंड इट इज़ पेंडिंग फॉर मंडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखते हैं क्या होता है उसमें, जो भी आउटकम होता है आई विल शेयर विथ यू, लेकिन आप साथ साथ पढ़ते जाइए क्योंकि यही आप लोगों के लिए सही एडवाइस होगा एट दिस मोमेंट। तो वीडियो को सही लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इसे मैक्सिमम नंबर पे शेयर कीजिए क्योंकि इतने वैल्यूएबल क्वेश्चंस आपको फ्री में किसी भी चैनल में मिलने वाले नहीं हैं। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।